बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं ईद के बाद। ईद पर तो आपसे मुलाकात रही, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर हमने अपना नया सेट जो है वो भी आपको मुतारिफ करवा दिया था, लेकिन अब क्योंकि रेगुलर शोज हमारे शुरू हो जाएंगे, आपसे रोज़ाना मुलाकात होगी 10 से 12 के दरमियान। आई होप आपको हमारा नया सेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि नई बिगिनिंग है तो हमारा एंथुजियाज्म भी नया होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान, और आपको यहाँ सेट से हम लोग रोज़ सुबह लेके आते रहेंगे इन्फॉर्मेशन का एक अदद ओवरडोज जिसको आप कहते हैं, लेकिन एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार स्टाइल के अंदर के जिस स्टाइल के अंदर आप बोर भी नहीं होंगे और ओवरवेल्म भी नहीं होंगे, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन को उसके साथ कंबाइन करके आप तक लेके आ रहे होंगे। बहरहाल ईद पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा हमारे शो से। खुसूसी तौर पे आपने वो इरशाद भट्टी साहब वाला सेगमेंट देखा था? मैंने बिल्कुल देखा था। पब्लिक का रिस्पांस हमसे ज़्यादा एक्साइटेड था उनको लेके। ऐसा ही, और आपने जो भाभी को मैसेजेस दिए हैं ना ऑन एयर आके, उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो भाभी जो है ना वो भी पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन रहेंगी, रूहानी तौर पर हम कह सकते हैं। भाभी आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी। ऑलराइट, अच्छा मैंने एक चीज़ ये सोची, खरीद के दी उनको। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। अच्छा, मैंने इन ईद की छुट्टियों में हम डिफरेंट तरीके से मिल तो रहे थे अपने नाजरीन के साथ, लेकिन कुछ वक्त आपको मिला फैमिली के साथ स्पेंड करने का, थोड़ा सा ब्रेक जो है ना छोटा सा भी आ गया बीच में। तो मैंने कुछ सोचा मुज़म्मिल, क्योंकि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारा सेट बिल्कुल नया है, हम कोशिश करेंगे एंथुजियाज्म भी नया हो, तो लेट्स गेट पर्सनल विद द ऑडियंस, है ना। ज़्यादा बेहतर है कि हम उन चीज़ों की बात करें जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इनसिक्योरिटीज़, लेट्स टॉक अबाउट कि हम वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि हम आपकी सेहत के बारे में बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर असरअंदाज कर रहे हो रही है और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो दिस अच्छा, आपको पता है हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे, जो छोटा क्राउड अपनी अम्मी के साथ बैठ के देख रहा है शो, या वो आई थिंक हाँ जी छोटा क्राउड, मैं उनको छोटी दुनिया भी कहना पसंद करता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी अपनी बेटी 2.5 साल की है, तो उन बच्चों के लिए भी हमें लगता है कि हमें लेके आना चाहिए इस तरह की चीज़ों को, कि जो चीज़ें उन बच्चों के माइंड को शेप करने के अंदर काम आ सकती हैं। और बच्चों के माइंड को शेप करने की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ये मीडिया, ये स्क्रीन जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, ये मैसेज डिलीवर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो माएँ बैठी हुई है ना, जो थोड़ी एजड हो चुकी हैं, जैसे मैं अपनी अम्मी की बात करूं, उनकी जनरेशन की बात करूं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम, नोबडी इज टॉकिंग टू देम। तो वी हैव टू टॉक टू देम, वी हैव टू टॉक अबाउट देम। और इसके साथ साथ हमारे जो अब्बू की जनरेशन है, हमारे जो मर्द हजरात हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, हम उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनके लिए भी ऐसी एक्टिविटीज़ हम सजेस्ट करें, उनके लिए पर्सपेक्टिव लेकर आए, उनके लिए इस तरह के टॉपिक्स जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जनाब, अगर कोई नेशनल इवेंट हो रहा हो ना, तो उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे हमारे नेशनल इवेंट से, जो कि ब्रांड ऑफ पाकिस्तान या फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान जी, we're talking about PSL। ये वो फ्रेंचाइज है कि जिसने अरबों का बिजनेस भी दिया है, जिसने हमारे क्रिकेट के एंथुसियास्ट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया है, जिसने क्रिकेट की वापसी करवाई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, T20 फॉर्मेट जो है ना, वो शुरू होने के बाद थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो असल क्रिकेट के शौकीन लोग हैं वो देखते हैं टेस्ट, वो देखते हैं वनडे। आई मीन टेस्ट, पर्सनली मैं टेस्ट क्रिकेट देखने वाला बंदा हूँ, असल क्रिकेट होती वो है। और T20 फॉर्मेट पे हमारा कमेंट्री शुरू हो गई थी हमारे लोगों की कि T20 तो जी ये गली वाली क्रिकेट को लेके आ गया, बट इन्होंने इस वक्त T20 को उस जगह पे पहुंचा दिया, इस फॉर्मेट को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि मजा करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, 11वां एडिशन होने वाला है और बस शुरू होने के करीब है, और नया एंथम जो है ना वो भी जारी हो चुका है जनाब। आतिफ असलम है, आयमा है, इनके साथ साथ दानिया कमल हैं, साबरी सिस्टर भी हैं, समन भी हैं। मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, मैंने क्या नोटिस किया कि हम लोग पाकिस्तानी इतने क्रिएटिव लोग हैं, तो कल्चरल मेल्टिंग पॉट में रह रहे हैं। और दूसरा ये है कि म्यूजिक के पॉप जॉनरास की, नए जॉनरास की अगर बात की जाए तो रैप के अंदर भी कुछ जॉनरास डेवलप हो रहे हैं, और हमें पाकिस्तान के अंदर इस चीज को, इस वेस्टर्न डिसिप्लिन को अपनाते हुए और इसकी डायसेक्शन में जाते हुए इतने मजेदार आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल है, मुझे ये बताएं, आपको
कौन सा वाला जो PSL एंथम है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा था? ये वाला अच्छा था, भाई वाला अच्छा था, या इससे पहले वाला अच्छा था? कौन किसको वोट देंगे आप? अच्छा, PSL एंथम की आयशा भी सीटी बजेगी? सीटी तो बजेगी। जो आयशा बात कर रही हैं, मेरा गाइस जो व्यू है ना वो ये है कि आपको वाइब करना चाहिए, ठीक है? अगर आपके लिए PSL एंथम बज रहा है, अगर आर्टिस्ट आके परफॉर्म कर रहे हैं तो भाईजान लूज इट। सीटी बजेगी। सीटी बजेगी। ऑलराइट जनाब, हमें आगे बढ़ना है। जिंदगी का जो कारोबारी जिंदगी है ना उसको चलते रहना चाहिए, हमेशा मैं ये बात करती हूँ। और क्योंकि हमारे पास होता है क्योंकि वक्त कम, एंड हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करके भेजें। जब 12 बजे आप यहाँ से हमारा शो देखने के बाद जाएँ ना कोई और काम करने के लिए, तो आप अपडेटेड फील करें, रिफ्रेश्ड फील करें, कोशिश करें कि आपने कुछ ना कुछ नया सीख लिया है। तो आजकल की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। अभी तक की इत्तलात ये हैं जो कि खुश आइंद है कि हो सकता है, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जंगबंदी हो जाए। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बट बहुत हद तक, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे ईरान का मीडिया हो, या इजराइल का मीडिया हो, कुछ हद तक वो ये कहना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब ट्रंप जो है वो जिस तरह की बातें अब कर रहे हैं ना वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। उनको पता है कि किस तरह से ईरान ने जो जवाब दिया है, जिस तरह से रिटेलिएट किया है, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अब इसके अंदर जंगबंदी कैसे होगी? तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क बन चुका है इन मुज़ाकरात के अंदर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या JD वैंस और मार्को रूबियो आएंगे, और क्या पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये डिप्लोमेसी की जो कोशिशें की जा रही हैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी? बहुत सारे सवालात हैं, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन है खुर्रम दस्तगीर साहब, और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो डेफिनेटली उनका जो ओपिनियन है बहुत मैटर करता है इस सारी सिचुएशन में। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रा अपना थॉट्स हमारे सामने रखिए। अभी करंट सिचुएशन जो है इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, कहाँ जा रहा है सारा मामला? पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत वाइब कर रहा है। हाँ जी, और क्या बात है। I love that you use that word, वाइब कर रहा है। नहीं, वो वाइब कर रहा है जो एक गैर मुतवक्के है हम सब के लिए, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी, आपने जो कि रोल की बात की, वो पिछले साल जून में, जब आपको मालूम है कि 12 दिन की एक जंग हुई थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसराइल उसमें शामिल था। उसमें ये बुनियाद रखी गई थी कि पाकिस्तान ने, चूंकि अमेरिका और ईरान का आपस में कोई राब्ता नहीं था, तो पाकिस्तान ने उसमें बहुत एक कहते हैं अहम किरदार अदा किया था इस कम्युनिकेशन में, जो पिछले साल जून में ये वाकया। उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, और पाकिस्तान ने बहुत हिम्मत जुर्रत से ईरान को भी सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ कि इस पूरे वाकये में जहाँ हमने अमरीकी हमले की मजम्मत की, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में ये भी कहा कि एक पुरअमन एटमी प्रोग्राम ईरान का हक है। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो किसी और मुल्क ने नहीं दी। इसका नतीजा ये है कि ईरान अब पाकिस्तान को एक दोस्त, कम से कम मेरे लाइफ टाइम में इतनी गर्मजोशी ईरान की तरफ से नहीं दिखाई गई जिस तरह इस वक्त दिखाई जा रही है। पिछले साल भी उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अभी भी हर चंद दिनों के बाद उनके मुख्तलिफ जो हिमायतीन हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इसलिए अहम हो गई है कि गालिबन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें ईरान आकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। किसी और मुल्क में जाना उनके लिए इस वक्त मुश्किल है, रिलायबल नहीं है। तुर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और दायमी दोस्त है, लेकिन वो नेटो का मेंबर है, जो अमेरिका के साथ एक मिलिट्री अलायंस। अच्छा सर, नेटो और तुर्की का आपने जिक्र किया, अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को काउंट में लें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खासी नाराज़गी चल रही है नेटो के साथ। जाहिर बात है, वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स। आई थिंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट रियलाइज कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेज पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स वाली बात। तो उन्होंने अपनी मर्जी से जंग शुरू करके अपनी मर्जी से मांग ली जाके नेटो से कि भाई हमें तुम्हारे वॉरशिप्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब चाहिए। स्टेट्स ने कहा कि हमारा इंटरेस्ट इस वॉर में इतना नहीं है जितना आपका है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान अगर होस्ट कर लेता है इन टॉक्स को और पाकिस्तान में आके
अमेरिका और ईरान को एक पेज पे ले आया जाता है, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस फ्यूचर में किस तरह की हो जाएगी, जो नियर फ्यूचर हमें नजर आ रहा है? क्यों आयशा? जी, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस पहले से ही बढ़ रही है, लेकिन ये जो जंग अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर शुरू की है, उसका एक नतीजा जो है, जो हम इसकी कयास कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, वो यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल अहमियत है उसमें बहुत इजाफा होगा, क्योंकि ये बात जो सऊदी अरेबिया ने पिछले साल ही भांप ली थी कि उनका जो इन्हिसार था अमेरिका के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो काफी नहीं है और उन्हें किसी और मुल्क की जरूरत होगी अपने दिफा के लिए, और उन्होंने पाकिस्तान से फिर एक बाहमी दिफा का मुआहदा किया। ये बात अब बाकी सब अरब ममालिक पर भी वाजे हो गई है कि उन्हें भी अपनी सलामती के लिए किसी और सप्लीमेंटल इंश्योरेंस जिसे कह सकते हैं वो चाहिए। तो वो पाकिस्तान ही उसके लिए सबसे मौजूद मुल्क है, एक जौहरी मुल्क है, और उसके पास जो अफवाज की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, महारत है, हमने उसका मुजाहरा जो है वो पिछले अच्छा खुर्रम साहब, फिर हम जो हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग हुई हमने उसमें किया, लिहाजा अब वो पाकिस्तान की अहमियत जो है सिर्फ मुज़ाकरात के हवाले से नहीं, ओवरऑल खित्ते में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हैसियत से इंशाल्लाह बहुत बढ़ने जा रही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खुर्रम साहब, फिर अब इस तनाजुर में जो आपने बात की कि सऊदी अरब को रियलाइज़ हुआ कि वो अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑल्दो वो उनको बहुत ज़्यादा कहता है कि हमारे होते हुए आप महफूज हैं, इस जंग ने बहुत कुछ वाजे कर दिया, बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया। अगर ये जंग इसी तरीके से जारी रहती है, खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर पाकिस्तान का रोल सऊदी अरब से मुआहिदे के तनाजुर में आप कैसा देख रहे हैं? दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, आई नो, बट मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। इज इट पॉसिबल? सेंसिटिव बट इम्पोर्टेंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आवाम जानना चाहती है भाई पाकिस्तान का रोल क्या होगा। पाकिस्तान का रोल जो है उसका सारा जो लिमिट है वो इस लफ्ज में छुपा हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी दिफा का मुआहिदा है। सही। लिहाजा हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे, लेकिन ये मुआहिदा नहीं है कि ये दो मुल्क मिलकर किसी तीसरे मुल्क पर हमला कर। व्हाट इफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी उस बाहमी दिफा के मुआहिदे की वजह से खतरे में पड़ जाए? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो अगर खतरे में पड़ जाएं उस बाहमी मुआहिदे की वजह से? बाहमी दिफा जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंशाल्लाह मजबूत है। पाकिस्तान का जो इस सारे तनाज़े में जो हमारा कौमी मफाद है और जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की है और कर रहे हैं आज भी, वो ये है कि ये जो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग है, ये ईरान और अरब जंग में तब्दील ना हो। ये जो उसकी स्प्रेड है, और अभी तक अरब मुल्कों के ताउन की वजह से और उनकी अपनी मतानत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमलों के बावजूद अरब ममालिक ने भी बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उन्होंने इसको ये जंग नहीं बनने दिया, क्योंकि ये अरब और ईरान की जंग जो है ये असल इशू नहीं है। असल इशू तो इसराइल और ईरान का तनाज़ा है। और अब आने वाले दिनों में जो नेगोशिएशंस होंगी, अगर उनके अंदर ईरान जो इसराइल का रोल है वो बहुत अहम होगा कि क्या अमेरिका ये गारंटी कर सकता है कि इसराइल 6 महीने बाद कि 1 साल बाद दोबारा जंग नहीं करेगा। ये जो बड़ा की पॉइंट होगा। अच्छा सर, अगर हम लोग इस टाइम पे इस जंग को लें तो जहाँ पे ये जंग आई खड़ी है ऑलरेडी इस तरह का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इधर उधर भी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आपकी सड़कों पे पर गैलन प्राइस, हमारे तो यहाँ लीटर्स में होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए गैलन्स का हिसाब होता है बाहर, तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको, गैस स्टेशन के ऊपर आपको फ्यूल प्राइसेस में ग्लोबली एक हाइक नजर आ रहा है और पाकिस्तान में तो आ ही रहा है। हाई ऑक्टेन इस टाइम पे 600 के करीब पहुंचा खड़ा है। तो हम लोग इससे बचने के लिए अगर आज जंग रुक जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने में लेगा सालों, और आगे जंग चल रही है फिलहाल, अभी मीडिएशन टॉक्स भी इन प्लान्स है। इस इकोनॉमिक जॉल्ट से और इस पुश से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई नए हैंडशेक्स नजर आ सकते हैं ग्लोबली? जी देखिए, एक तो इमीडिएट जो सबक है हुकूमत पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हमें चाहे अपनी जमीन पर या किसी और मुल्क पर, लेकिन अब इस जंग ने यह भी वाज़ेह किया है कि आपको अपनी जमीन पर ही मेजर अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे उसमें उनमें वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व्स हैं यूजुअली
28 दिन के होते हैं, यानी 4 हफ्ते के, उन्हें हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करने होंगे। ये एक पहला सबक ये मिला है। और दूसरा सबक ये है कि आने वाले सालों में चीन जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसकी भी इसमें इनपुट होगा कि क्या ओमान से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर से कोई पाइपलाइन लाई जा सकती है गवादर तक तेल की, जो कि अरब यानी जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें वो जमीन पर हो, और फिर आगे से अंडर सी पाइपलाइन लाके, क्योंकि ये भी एक एश्योरिटी पाकिस्तान को चाहिए कि क्या जंग की सूरत में, और चाइना को भी एश्योरिटी चाहिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़े अरसे के बाद ब्लॉक हुआ है, 1973 के बाद पहली दफा ब्लॉक हुआ है, तो क्या अगर ये ब्लॉक होता है तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। सऊदी अरब ने बहुत हमारे साथ में ताउन किया है, उन्होंने अपनी जो मगरबी साहिल है वहां से हमें तेल की सप्लाई दी है, वो आज भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी जो मुस्तकिल जो सिक्योरिटी है तेल की भी और आने वाले दिनों में गैस की भी, इस पर सीरियसली गौर करना है। और इसमें फिर जो अगर हम जंग के बाद का सिनेरियो देख रहे हैं तो फिर जो बहुत अरसे से पेंडिंग पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, उस पर भी चाहे रीनिगोशिएट करें ईरान के साथ, लेकिन उस पर भी गौर करना चाहिए। गौर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पूनम रस्सीगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। मुजम्मिल के हमेशा ये बात की जाती है कि भाई कुछ हो जाए उसके बाद क्या मेजर्स लिए जाएंगे, भाई प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन बनी है अभी तक, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक से अटैक किया गया है, बट इसने बहुत कुछ सिखाया है। लेट्स होप पाकिस्तान भी सीखेगा। एंड जो खुरम रस्सीगीर साहब ने बात की है कि अपने रिजर्व्स जो है ना उनको 4 हफ्तों से बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए, सो दैट आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन हो तो पाकिस्तान या पाकिस्तानीज़ सफर ना करें। एक ब्रेक की तरफ चलें, आपकी इजाजत। ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन से ओपन करेंगे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स किस तरह से एक अदद स्कैम निकल के आया ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेज पे, और फिर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके सर, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, और लेकर आए हैं आपके लिए एक और अच्छी खबर। बड़ा मुझे मज़ा आता है, बड़ी मुझे खुशी होती है हमेशा जब भी हमारे हीरोज़ जो है ना उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनकी अचीवमेंट जो है ना उसको समझा जाता है, और ये जाना जाता है कि भाई अगर एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी एंटरटेनमेंट के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, या किसी भी ऐसी स्पेशलाइज करने के लिए गुजारी है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि उनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनकी अचीवमेंट जो है ना उसको ऑनर करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे हीरो राहत फ़तेह अली खान और उनके बेटे के साथ। बिल्कुल। अच्छा, राहत फ़तेह अली खान साहब की ना मैं एक बड़ी मजे की वो क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए कि नुसरत अली खान साहब के साथ बिल्कुल छोटे से बचपने वाले राहत फ़तेह अली खान साहब बैठे हुए हैं, और खान साहब उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से राग अलापते हैं, किस तरह से वो टेक्निक्स है म्यूजिक की, जो आज एक अच्छे शागिर्द होने का सबूत दिया, और आगे वो नया टैलेंट भी तैयार करे, नई जनरेशन अगली नस्ल को भी तैयार कर रहे हैं। उनका बेटा शाहजमान और राहत फ़तेह अली खान को बरतानवी पार्लियामेंट में ऑनर किया गया है, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। तो जनाब वंस अगेन मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है किसी भी फ़नकार के लिए। इस तकरीब में तारिक अहमद थे, मोहम्मद यासीन और अफजल खान समेत मुतादिद अरकान पार्लियामान जो हैं उन्होंने शिरकत भी की थी। ठीक सर, और आपको ये जो लेके आ रहे हैं विजुअल्स हम लोग स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन के विजुअल्स पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो मौजूद हाई प्रोफाइल लोग और तमाम वो पॉलिटिशियंस और तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स और तमाम वो सीट्स हैं कि जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी, वो आज इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि राहत फ़तेह अली खान और उनके बेटे को उनके टैलेंट की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर होम ब्रेड होम ग्रोन होम होन टैलेंट है उसकी वजह से उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी भी है, जब भी कुछ अच्छा काम किया जाए तो उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। तो हम अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी करते रहेंगे और यही जिम्मेदारी को निभाते हुए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ईरान जंग की वजह से
ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, स्पेशली इस खत्ते की बात करें तो बहुत ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान भी इसकी लपेट के अंदर आया। अब गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फिर वफाकी गवर्नमेंट हो, मुख्तलिफ मेजर्स लिए जा रहे हैं और ऐसा ही एक मेजर लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अच्छा, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मेजर्स लिए गए हैं, उन मेजर्स में से सबसे अच्छा मेजर जो मुझे लगता है वो ये है कि ऑल्दो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स इस बात से डिसएग्री करेंगे, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर हम लोग विजडम के साथ अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, चाहे जंग है या जंग नहीं है, जिंदगियां सबकी आसान होंगी, पोल्यूशन भी कम होगी, रोड्स पे रश भी कम होगा, लोग टाइम से जगह पे पहुंच सकेंगे और टाइम से वापस घर को आ सकेंगे। तो आई थिंक देयर इज विजडम बिहाइंड दीज मेजर्स एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम लोग एनर्जी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें और विजडम के साथ इस्तेमाल करें, खुसूसी तौर पर मैं खुद क्योंकि बिजनेस की फील्ड में मैं जानता हूं कि कितने लागर्ज होते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज आप लोग अगर ठीक तरीके से करते हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले हैं, तो ना सिर्फ आपको फायदा है बल्कि मुल्क को भी फायदा है ना। इस वक्त जितने बिजली के बिल बढ़ चुके हैं ना, हर कोई बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ की बात आती है तो पूरा मुल्क हॉल्ट कर सकता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो पंजाब हुकूमत के क्या क्या मेजर्स हैं जो हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद आसिम नसीर मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो ये बताइए, लाहौर की रौनकें जो हैं वो क्या मुतासिर तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाहौर के रहने वालों को जब तक ये मेजर्स लिए जाते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से? बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपका नया फॉर्मेट बड़ा अच्छा लग रहा है और आप दोनों को माशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारा ये प्रोग्राम इसी तरह दिन रात तरक्की करते रहे। तो लाहौरिये जो है जी बिल्कुल वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी मीटिंग की है और ज़रा ये बता रहे हैं तकरीबन 7 घंटे से ज़ायद ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें तमाम पंजाब के एग्जेक्टिव जो सेक्रेटरीज़ हैं, वो कमिश्नर्स, तमाम जो कैबिनेट के वज़रा हैं वो ऑनलाइन मौजूद थे और उसके अंदर मुख्तलिफ सिफारिशात दी गई हैं। और जो मेन फोकस है वो यही है कि किस तरह सादगी को भी अपनाया जाए और तवानाई के जो ज़राए हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए, जो इस वक्त आपके खित्ते की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए। क्योंकि अल्लाह करे पाकिस्तान को एक ये एजाज़ तो हासिल होने जा रहा है कि वो 2 बड़ों की जंग में सालसी करा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इसे रिवाइवल में और अभी देखें आगे क्या बनेगा, तो आने वाले जो 1-2 माह हैं वो बड़े कठिन भी होंगे, मुश्किल होंगे। तो उस हवाले से मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं और उन फैसलों में ये बताया जा रहा है कि एक तो हुकूमत जहाँ पर अपने आप पर कट लगा रही है। अब अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी कि मुश्किल फैसलों से सिर्फ अवाम ही मुश्किल में पड़ेगी आसिम, उन्हें भी कहा जाएगा, या जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे वज़रा हैं पंजाब के खास तौर पर अगर मैं बात करूँ, वो भी मुश्किल में पड़ सकते हैं इससे? देखिए बिल्कुल ये सबके ऊपर ही आएगा, ये अवाम पर भी आएगा, वज़रा पर भी आएगा, ब्यूरोक्रेसी पर भी आएगा। और अभी जो इन्होंने नया एक गुज़िश्ता रोज़ की जो मीटिंग थी उसके अंदर, क्योंकि अभी ये सिफारिशात हैं, अभी ये फैसले नहीं हुए, इनमें से कितने फैसले होंगे कितने नहीं होंगे, स्कूलों को क्या उन्हें मज़ीद छुट्टियाँ देके वर्क फ्राम होम और जो क्लासेस हैं वो वर्चुअल चलेंगी, या जो जिस तरह इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर लिया है, वजारत इतलात हो, वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या दीगर जो वजारतें हैं, वहाँ पर तो जो रोस्टर बन गए हैं और जो 4 रोज़ हैं उनमें भी अब कहा गया है कि 2 रोज़ जो हैं वो वर्क फ्राम होम होंगे, 2 अयाम जो हैं वो आप ऑफिस आएंगे और जो नेसेसरी जो स्टाफ है वो सिर्फ ऑफिस में आएगा, और जो गैर ज़रूरी स्टाफ है या दर्जा चहारम के लोग हैं वो घरों में बैठ के रहें, क्योंकि बजाय अच्छा ये कुछ ना मुझे ज़रा कोविड वाले लॉकडाउन का भी रिमाइंड करा रही है ये वाली बात कि जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे पार्शियल एक हाइब्रिड सिस्टम की तरफ के जहां पे ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों चल रहा होगा। आसिम मुझे ये बताएं, इस मीटिंग के अंदर क्या ये चीज़ डिस्कस की गई है कि किस तरह से जो पावर डेफिसिट है उसको मैनेज किया जाएगा? क्या कोई सब्सिडीज़ दी जाएंगी सोलर पैनल्स पे या ऑल्टरनेट एनर्जी के जो के हैं तरीक़ाकार जो हैं अदर देन फ्यूल कंजम्पशन, कि ताकि हम लोग थोड़ा ज़रा फ्यूल भी सेव हो जाए और दूसरी तरफ ज़रा ग्रीन एनर्जी की तरफ जो जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से यही क्लेम किया जा रहा है कि वो पहले ही फ्यूल के ऊपर जो है बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है सब्सिडी दे रही है। एक तरफ IMF का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर इन्हें सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट जो है वो यही है कि वो सब्सिडी नहीं दे सकते, और जब वो देते हैं तो IMF के जो नुमाइंदे हैं वो आपके ऊपर फौरी तौर पर आपके चेक लिस्ट करके
आपके ऊपर प्लान के ऊपर वो सवालात उठा देते हैं। तो अब इशू ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज अगर करेगी भी तो किन्हें करेगी, तो इसके ऊपर भी बात हो रही है। और शायद उनकी इसीलिए तवज्जो यही है कि जो ज़्यादा हमें जिन्हें इशराफिया कह लें, जिस तरह हाई ऑक्टेन का फैसला हुआ कि जो अमीर तर है उसके ऊपर, या जो एग्जेक्टिव गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कट लगाया जाए। और उसकी एक जो आप देखेंगे इसमें पाकिस्तान की तारीख एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है मेरा। आपने कहा कि IMF की बात की जाती है कि गवर्नमेंट जब भी सब्सिडीज की देने की बात करती है तो IMF जो है ना रोक देता है। ये जो प्लेन लेने की बात हुई थी, इसके ऊपर IMF की तरफ से कुछ आया था, कोई बात की गई थी या रोकने की कोशिश की कि सब्सिडीज नहीं दे रहे तो आपको प्लेन भी नहीं लेना चाहिए? अच्छा, देखिए ना, इसमें मेरा ख्याल है मिसमैनेजमेंट इनसे हुई है, क्योंकि ये जो देखे ना, ये आपका कौमी एक एसेट है। अगर उन्होंने जहाज ले भी लिया तो मेरा ख्याल है कि अगर वो वज़ीर मौसूफ अगर उसे कोई गलत उसमें बयानी ना करती तो ये इतना चाय की प्याली में तूफान ना होता। तो ये मेरा भी ख्याल कुछ और इस बारे में सोचती है, आवाम ये सोचती है कि अगर हमें सब्सिडी देने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको थोड़ी सी आसानी देने के लिए IMF का बहाना किया जाता है, या फिर IMF की बात सच भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी कवर करते रहे इन सब चीज़ों को, तो फिर ये प्लेन लेने के मामले के अंदर IMF जो है ना उससे बात क्यों नहीं की गई? दिस इज आयरॉनिक। मैं सिर्फ ये आवाम की आवाज़ जो है ना वो आपके सामने रखना चाहती हूँ जी। देखिए, इशू ये है कि ये अगर 10-11 बिलियन का ये अगर एक जहाज है, तो अभी गवर्नमेंट ने जो फ्यूल के ऊपर वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट का क्लेम है कि हम इसको 50 बिलियन से ज़्यादा की हम सब्सिडी दे चुके हैं। वज़रा कहते हैं कि हम 70 बिलियन की दे चुके हैं। तो देखिए ना, ये तो फिर उसका अगर हम उसके परसेंटेज निकालें तो ये तो उसके अंदर हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये जहाज ये इस तरह की चीज़ें इस वक्त है। असल में इशू जो है ना, ये हमें अपने रवैये तब्दील करने होंगे। असल में इशू ये है कि ये सब चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। आसिम, आवाम जो है ना अपने हुक्मरानों की तरफ देख रहे होते हैं कि वो हमें मिसाल बनकर दिखाएंगे, सो दैट हम अपने रवैयों के अंदर तब्दील कर सकें। किस तरह से करें? अच्छा, अब अगर हम लोग एनर्जी लॉकडाउन्स चलें, इसको नाम दे देते हैं फिलहाल, क्योंकि ग्लोबली हमारी जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज और वॉच डॉग्स हैं जो कि इस काम को देखते हैं कि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कितना चल रहा है, कितनी ग्लोबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, फ्यूल जो है वो एनर्जी का एक बड़ा डेंस सोर्स है, उसकी जो कि ग्लोबल वाइब एक तरह से देख रहे होते हैं। उन तमाम इदारों की तरफ से भी जो पेशकश की गई है, जो एडवाइस दिया गया है तमाम गवर्नमेंट्स को, वो है कि एनर्जी को वाइजली यूज़ किया जाए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लेके आई जाएँ। क्या हमें नियर फ्यूचर में ये चीज़ पाकिस्तान के ऊपर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है कि फ्लाइट्स राशन होंगी, आपको माइल्स मिला करेंगे? क्या हम उस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं? और वो जो जहाज है उसके लिए भी क्या राशन होगा, फ्यूल राशनिंग होगी? मेरा ख्याल है अभी तो जहाज जो है ना वो इनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। लेकिन जहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये बाकी हमने बात की वो बड़ी ही सेंसिबल है, लेकिन जो अभी हम जो देख रहे हैं, जो हम इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर आके भी देख रहे हैं, वो ये चीज़ें हैं कि ये लॉन्ग टर्म तो प्लानिंग कभी भी नज़र नहीं आई। ये अभी भी ब्यूरोक्रेसी है, वो शॉर्ट टर्म के ऊपर ही काम कर रही है। मैं यही बात कर रहा था, आपने मुझे इसमें टोक दिया कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। जब हम अपने रवैये तब्दील करेंगे तो हम इन लोगों को भी जवाबदेह बनाएंगे जो आपके वोट की ताकत से ईवान के अंदर आते हैं। हम उन अफराद को भी जवाबदेह बनाएंगे जो कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में बैठकर आपके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो जब तक हम लॉन्ग टर्म हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल का हमारा विजन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अभी भी हमें देखना होगा कि देखिए ग्लोबली जो इशू आया हुआ है ये आज सेटल हो जाएगा, आगे चलकर ये भाई हम देखिए कितनी सिंपलिसिटी से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप लोगों को भी सिंपलिसिटी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। इट्स अदर वे अराउंड। आवाम को डेफिनेटली इंडिविजुअली अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हेड ना, हमने शुरू तो कहीं से करना है और वो इट ट्रिकल्स डाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। हमारे जब हुक्मरान हमें नजर आएंगे ना, देखें कितनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अवाम अल्टीमेटली कहेगी भाई हमें भी सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुश्किल वक्त चल रहा है मुल्क के ऊपर, लेकिन ये तो हमारी बातें हैं। आई होप हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक भी पहुंच जाएं और वो भी कुछ सोच लें। शायद आई होप वो फ्यूल राशनिंग होगी उस जहाज के लिए। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। थैंक यू आसिम। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है जनाब, स्टे विद अस।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। तो हम लोग जाने से पहले जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे दुनिया और दुनिया के गर्मा गर्म मामलात, साथ आयशा के हाथ में गरम गरम चाय और मेरे हाथ में गरम गरम कॉफ़ी, और आपके लिए ये गर्मा गर्म शो सुबह सवेरे। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग अपनी लाइफ का मिस कर देते हैं वो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, कि हम लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं, हम लोग कभी अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, कभी अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, जो कि आयशा नहीं करती हैं। ईद मनाई है इन्होंने, लेकिन अपनी ईद के बारे में सबसे बड़ी रिग्रेट भी आज हम दोनों बैठे हुए थे तो मेकअप में शेयर कर रही थी कि मैंने कार्ब्स बहुत ज्यादा खा लिए हैं। अच्छा, ईद पर बनता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वो चीजें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने मेजर्स नहीं लिए जा रहे जितने लिए जाने चाहिए। एक हमारे सामने कुछ नंबर्स आए हैं, कुछ डेटा आया है, आपके साथ शेयर कर देते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान 2025 में, यानी कि जो साल गुजर गया है, दुनिया का सबसे ज्यादा स्मॉग से आलूदा मुल्क करार पाया है। फिजाई आलूदगी से मुतालिक जो एक कंपनी है आईक्यू इंडेक्स जो है ना, उसके मुताबिक एक ये रिपोर्ट सामने आई कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो सबसे ज्यादा उसकी फजा आलूदा रही है 2025 के अंदर, और जितने भी दुनिया भर के ममालिक है ना उनके अंदर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, एंड देन वन मोर कंट्री, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो भी इसके अंदर शामिल है। आप ये देखें कि जहाँ पे 300 के करीब पहुंचता है ना, या 250 से ऊपर निकलता है, तो उस जगह को ह्यूमन के लिए सेफ मतलब नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये हैजर्डस कह देते हैं। हमारे यहाँ पे एवरेज हमारे शहरों का 500 टच कर रहा होता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि सच अ बिग प्रॉब्लम। एंड आई थिंक कि ये जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास दुनिया के अंदर इस तरह के वॉच डॉग्स देख रहे हैं, जो क्लाइमेट को देख रहे हैं, जो आलूदगी को देख रहे हैं, अगर हम लोग इन लोगों के नंबर्स को ले के एक जगह पे स्पेशलाइज्ड एक हिकमत अमली बनाएं कि जिसके अंदर फैक्ट्रीज की आलूदगी, फैक्ट्रीज के अंदर स्मॉग रिडक्टर्स, किसी तरह का इक्विपमेंट लगाया जाए जो उसके निकलने वाले धुएं को मिटिगेट करता है, गाड़ियों को मैनेज किया जाए, तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। बजाय इंडिया की तरफ से अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि क्रॉप सीजन के एंड पे जी इंडिया की सारी आलूदगी पाकिस्तान के खेतों की वजह से आ रही है, तो अगर हम इस इमेच्योरिटी ये तो अदर वे अराउंड नहीं है कि वहां से सारी जो आलूदगी है ना फिजाई तौर पर वो यहाँ पर आ रही होती है, बट बहुत सारी चीजें हैं। चाइना का नाम भी आया है कि चाइना की जो फजा है ना वो भी आलूदा तरीन करार पाई है। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो साफ ममालिक रहे हैं वो बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया एंड पैनामा। अब ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड के बारे में तो हम जानते हैं कि वो जो है ना यहाँ के एरियाज हैं या इस तरह की जगह पर, इस तरह के खत्ते में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आलूदगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया से बहुत ही अलग थलग वो मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी कोई ऐसे जो है ना इकदामात ना करें। ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया था, उसके ऊपर और इकदामात होने चाहिए। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो खत्ते के अंदर मुजम्मिल चल रही है ना जंग, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हो चुका है मसला पेट्रोल प्राइसेस का, फ्यूल शॉर्टेज हो रही है, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं डिफरेंट तरह के मेजर्स। उसके अंदर मुतासिर हो रही हैं फैमिलीज कुछ इस तरह से भी जनाब कि जो स्कूल्स हैं ना उनको कर दिया गया बंद, और 31 मार्च तक के लिए तातीलात दे दी गई हैं। सरकारी दफातर के अंदर भी वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, और कुछ वर्किंग डेज को भी कम किया गया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो है उसके मुताबिक मुल्क के 80% तलबा जो है वो बगैर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किए स्कूल आते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं है तो फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो भी तलबा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ। अच्छा, अगर हमारे पास नंबर्स की हम लोग बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनमें ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, और इसी तरह से जो स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं, एक तो ये प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन होगी, एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जितनी एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से पॉइंट ये भी रेज किया जा रहा है कि अगर जल्द इस चीज़ को मिटिगेट ना किया गया तो करोड़ों ऐसे तालिब इल्म हैं, जो कि ऑलरेडी हमारी आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, करोड़ों ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिन तक स्कूल जाने की रसाई जिनके पास थी अब नहीं है, या उनको प्रॉपर तरीके से इम्पार्ट नहीं की जा सकती एजुकेशन इन हालात में, तो वो एजुकेशन सिस्टम में से कट सकते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूलों से बाहर मौजूद हैं, तो जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी अगर ये मसला शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से क्या मुतालबा किया जा रहा है या फिर वो क्या प्लान कर रहे हैं आगे करने के लिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है काशिफ मिर्जा साहब जो कि प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। उनसे चलते हैं, जरा उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये 31 मार्च तक का जो फैसला है इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि पहले भी हम, मुझे याद है, रमज़ान के दौरान भी बात कर चुके हैं इस मामले पर, और ये भी इत्तलात आ रही थी कि इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, तो ऐसा कोई प्लान अभी भी है?
हाँ जी, बिल्कुल इसके हवाले से जो है ड्राफ्ट हमारा फाइनल हो चुका है और होपफुली चूंकि अब वो फ्राइडे तक की कोर्ट की डेज हैं तो मंडे को या ट्यूसडे को वो फाइल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपने बड़ा राइटली पहले भी इसको आइडेंटिफाई किया था कि हम तो बात कर रहे हैं अपने उन 5 करोड़ बच्चों की जो पढ़ रहे हैं, जो 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख आउट ऑफ स्कूल हैं। हम ओवरऑल बात करें तो 7.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो अमलन आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। और ये वो बच्चे हैं कि अगर आप इनका ऑनलाइन फैसिलिटीज की भी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 14% है। शायद हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको तो कुछ हद तक वो कंपनसेट कर सकता हो, बट एट दिस स्कूल लेवल ये जो आपका फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट है ये आपके मोबाइल से हो सकता। फिर एक घर में अगर आपके पास 3-4 बच्चे हैं तो क्या आप 3-4 बच्चों को लैपटॉप देंगे? अगर लैपटॉप देंगे तो उसके साथ नेट फैसिलिटी क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी सिचुएशन है कि वो जो आपका क्लासरूम की डेफिशिएंसी वो मीटअप करे? तो अगर वो कर भी ले तो 14% वो जो बच्चे हैं वो तो चलो आपने क्या कर दिया, बट व्हाट अबाउट द 86% जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी, वो बच्चे हैं, उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ना पेरेंट्स में, ना बच्चों में, ना टीचर्स में। तो इसका तलाफी हमने देखा है ना पहले हुई है जब पेंडेमिक था और पूरे पाकिस्तान में बड़ा शोर डाला गया था, एंड विदाउट हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कहा जी हमने ऑनलाइन पे हम ट्रांसफर कर दिए। भाई ऑनलाइन पे किसको ट्रांसफर किया है? ऑनलाइन में हमारे उम्रा के, हमारे अरबाब इख्तियार के बच्चे तो हो सकता है वो फैसिलिटेट हुए हों, आम इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 25A आर्टिकल्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है जो किसी भी सूरत हाल में सस्पेंड नहीं हो सकता। दुनिया में हमने माजी में देखा, जंग अजीम में भी तालीम के जो सिस्टम को जो था वो सस्पेंड नहीं किया गया था, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो डोर स्टेप पे दिया गया था। अब तो हमारे मुल्क में जंग भी नहीं हो रही, ना ही हमारे मुल्क में जो है ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने ये हिस्ट्री कायम कर दी है कि एक एनर्जी क्राइसिस, जो कि अभी भी कोई ऐसा क्राइसिस दुनिया में नहीं वो बना, लेकिन चले मान लें तो भी क्या एनर्जी क्राइसिस पे तालीम के दरवाजे बंद होते हैं? ये तो उससे बड़ा क्राइसिस है, और अगर ये उससे बड़ा क्राइसिस है तो इसकी तलाफी करने का क्या आपके पास रास्ता है? तो मैं आपके प्रोग्राम के साथ कि आपने कोर्स को 4 दिन दिए हैं तो कम से कम तालीमी इदारों को भी तो 4 दिन देना। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ करना चाहते हैं करें। मार्केट्स खुली हैं, आपके बाजार खुले हैं, ईद की जो तैयारियों में आपने देखा पूरी दुनिया जो है पेट्रोल वहां नहीं क्या खर्च होता, क्या वहां पे इसका कंजप्शन नहीं हो रही? वो तालीम, और अच्छा 80% वो बच्चे हैं जो अपने डोर स्टेप पे रहते हैं, कोई ना कोई उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। बहुत से बच्चे रूरल एरिया में। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, और पढ़ाई मुतासिर हो भी रही है। हमने अपने इंट्रो में भी ये सारी बातें बताई हैं। आपके एतराज़ात अगर मैं जानना चाहूँ, और क्या चीज़ मुतासिर हो रही है, क्या क्या चीज़ें एक्चुअली मुतासिर हो रही हैं गवर्नमेंट के इस फैसले से? बच्चों की पढ़ाई तो हो ही रही है, उसके साथ साथ क्या उनकी फीसों के सिलसिले में भी कोई कंसेशन दिया गया है गवर्नमेंट के ऑर्डर की तरफ से? ये भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, गवर्नमेंट ने आज तक अभी कोई कंसेशन दी है या मुराद दी है? गवर्नमेंट ने हमेशा उसने आज तक जो है उसको लेने का पता है कि नहीं, किस मैं कह रही हूँ कि क्या प्राइवेट स्कूल को बाउंड किया है कि वो बच्चों को की जो फी है उसके अंदर कंसेशन दे? मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या गवर्नमेंट की तरफ से ये बाउंड किया गया है प्राइवेट स्कूल्स को? नहीं जी, ना ही ये बाउंड किया गया और ना ही ये फिजिबल है। उसकी वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ये अगर करना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो हमारी टीचर्स की तनख्वाहें वो पे करें, रेंट पे करें। हमारे 90% से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो तो रेंटेड बिल्डिंग में है, वो कोई जो ऑनर है स्कूल बिल्डिंग का उसने हमें रेंट तो नहीं छोड़ना। तो हम तो करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने माजी में भी बारहा ये कहा था, इसका द बेस्ट वे है पूरी दुनिया में वॉचर्स एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ हुआ है। आप इन बच्चों को वॉचर्स दें, आप इनको सब्सिडाइज करें, आप डायरेक्ट उन बच्चों को दें, और वो बच्चे जो हैं वो वॉचर लेके उनके ऊपर कोई किसी किस्म का वो बर्डनाइज नहीं होंगे। और अगर वो स्कूल बंद भी होते हैं तो मैं तो पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ये है कि आप ऑनलाइन ना सिर्फ वो फैसिलिटी डोर स्टेप पे देते हैं, बल्कि बच्चों को लैपटॉप जैसी फैसिलिटीज जो हैं वो भी डेवलप्ड कंट्रीज में दी जाती है। तो या तो अगर आप डेवलप कंट्री की तरह इतने आप वेलफेयर स्टेट बन जाए कि हर बच्चे को आप डोर स्टेप पे दें, फिर आप उस 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को भी दें जो आउट ऑफ स्कूल है और चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। तो ये तो वो चीजें जो आपने बड़ी अच्छी बात की, होना आइडियल स्टेट में ऐसे चाहिए। खत्म हो जाएगा ना प्राइवेट।
प्राइवेट इदारे या प्राइवेट स्कूल्स का तो मतलब यही है ना कि आप लोग ऑटोनमस हैं, आप अपने फैसले जो है वो खुद से कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करेंगे, पढ़ाई तो मुतासिर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर स्कूल्स बंद है तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको फी में कंसेशन भी दिया जाए। आपको नहीं लगता? देखिए, मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा, मुझे आपकी इस बात से हमदर्दी भी है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 365 दिन में से अगर आप 265 दिन स्कूल को बंद ही रखते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम सस्पेंड रहता है। अभी आपने मासी में देखा ना, 100 और 120 डेज के अंदर हमारे पिछले 5-7 सालों से जो है वो हम तो नहीं बंद करते, वो तो गवर्नमेंट बंद करती है। तो हु इज गिल्टी अबाउट दिस? तो वो तो गवर्नमेंट है। अगर वो गवर्नमेंट की है तो उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, क्योंकि देखें आपका एक पूरा मैकेनिज्म है। सिर्फ ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, आपकी लगभग 400 अरब की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो कि स्कूल एजुकेशन से एसोसिएट है, जिसमें बहुत से आपकी फैमिलीज हैं। छोटा सा पॉइंट बताते जाएं कि क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इस वक्त मौजूद है जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों तक पहुंचा सके एक इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली तरीके से? यस, आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और इसमें हमने बारहा अपने तमाम गवर्नर्स, सीएम्स और प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी ये सिफारिशात दी हैं दुनिया में। पहली तो बात ये होती है जो फ्री एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन जिसको कहते हैं अंडर 16 तक ईयर तक, वो पूरी दुनिया में 3 साल से लेकर 16 साल, तो ये उसका वाउचर सिस्टम होता है। लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो, फ्यूल बंद हो जाता है आना और हमारे पास सिर्फ इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने का फ्यूल है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का नहीं है। उस हालात में हम किस तरह से अपने बच्चों को उन हालात में अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, जो एग्जिस्टिंग आपका एजुकेशन सिस्टम है, खासतौर पे हम टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इसमें स्वाय फिजिकल एजुकेशन के आपके पास जो कि 86% के पास जिनकी डायरेक्ट एक्सेस मौजूद है, उनके पास ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उनके लिए तो ये भी इशू नहीं है कि उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, उनको भेजें, उनके डोर स्टेप पे उनके स्कूल हैं, आइदर वो प्राइवेट है और वो पब्लिक स्कूल है, उनको आप भिजवाएं। टीचर्स जो हैं वो अपनी सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं, टीचर्स भी आने को तैयार हैं, लिहाजा एक तो आपका 86% वो सेव हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल, गवर्नमेंट ने ना को बजट रखा है ना को एलोकेशन की है, तो फिर तो बाकी बातें जो वाटर सिस्टम और ये जो है वो बिल्कुल नाकाबिले अमल है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने कोर्ट्स के अंदर और मुख्तलिफ इदारों के अंदर आपने कहा जी कि आप जुमेरात तक जो है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे कंटिन्यूटी होगी ऑफिस की, तो ये स्कूल एजुकेशन में भी किए जानी चाहिए, ताकि कम अज कम वो 4 दिन तो बच्चे पढ़ेंगे ना। चले फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने सेविंग करनी है तो करें, बट एट द सेम टाइम आपके बाजार, आपकी मार्केट्स, आपकी दिगर एक्टिविटीज जो है उसको भी वहां पे आपका अमल दिखाई दे। अगर आपके वहां सब कुछ खुला है, तो ये तो पेंडेमिक में भी हमने देखा है कि 4 साल इन्होंने सबसे पहले स्कूल बंद किए, सबसे आखिर में स्कूल खोले, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे बच्चे आज तक काशिफ साहब ये बता दीजिए क्योंकि कोविड का आपने खुद ही जिक्र कर दिया है। कोविड के दौरान हम सब जानते हैं कि बच्चों को बगैर एग्जाम्स के नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया गया था। आपको क्या लगता है कि मेरिट के ऊपर कितना ज्यादा फर्क आया, या फिर अब ये जो फैसला किया जा रहा है कितनी ज्यादा पढ़ाई मुतासिर हो सकती है, या मेरिट कितना मुतासिर हो सकता है? देन हम कंक्लूड करेंगे सेशन को। इससे बड़ी क्या बात होगी कि यूनिसेफ कहता है कि पाकिस्तान आज भी एजुकेशन में 50 ईयर पीछे है, और एआई के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसे बच्चे जो खैराती और रियाती मार्क लेके आपने उनको पास किया, ए एंड A+ हर बच्चे के ग्रेड जो आपने अलॉट कर दिए, तो उनको एक आदत पड़ गई। अब ना तो वो, अच्छा, वो इल्म के लिए नहीं आते, वो तो एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री के लिए आ रहे हैं। तो फिर होगा क्या? अगर यही जो है कल इन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, तो क्या वो उनके अंदर वो आपने एजुकेशन और उसकी जो स्ट्रेंथेंड है, उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत की है? नहीं की। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि वो बच्चे जो कि कल को आप क्लासरूम से बाहर रखेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो जो है आम रास्ते ढूंढेंगे, और आईटी का जो गलत इस्तेमाल जब वो करेंगे, तो वो हमारे यहाँ आपने देखा इन 4-5 सालों में क्राइम रेट के अंदर, और खासतौर पे जो डिजिटल क्राइम है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो यूथ को हमें अगर वाकई करना है तो हमें तालीम और तरबियत दोनों जरूरी है, और वो क्लासरूम के अंदर ही हो सकती है, क्लासरूम से बाहर नहीं हो सकती। तो फौरी तौर पर क्लासेस का
जो कंटिन्यूटी है उसको जारी रखें। अदरवाइज जो अभी तक बोर्ड्स के रिजल्ट आ रहे हैं, मैट्रिक के, ओ लेवल्स के, आपके ए लेवल्स के या आपके इंटरमीडिएट के, वो खुद चीख के बोल रहे हैं कि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन कर रही है। इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। हमें फौरी तौर पे तालीम को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। राइटली पॉइंट आउट किया है आपने काशिफ साहब। आपकी अपील जो है, आपकी दरख्वास्त आई होप स्टेक होल्डर्स तक पहुंच दी जाएगी। थैंक यू सो मच काशिफ। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। वो कहते हैं कि जब मार्केट्स और बाकी की स्ट्रीट लाइट्स देख लें या फिर बिजनेस एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी अगर चल सकती है तो फिर बच्चों का स्कूल जो है वो कितना ज्यादा जो है ना आपकी बिजली को कंज्यूम कर लेगा या फिर एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। लेट्स सी इसके पर क्या किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी ईद गुजरी है और ईद पर हमने देखा है कि कुछ बारिशें भी हुई हैं, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बारिशें हुई हैं। मुझे याद है कि चांद रात के ऊपर एक दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। लेकिन अब यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि NDMA की तरफ से ये पेशगोई की गई है, फोरकास्ट की गई है कि मुख्तलिफ इलाकों में 31 मार्च तक बारिश हो सकती है। आंधी और बारी जो है उसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि वो भी हो सकती है। इसके साथ साथ NDMA ये बता रहा है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो 31 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों पर असर अंदाज होगा। तो गेट रेडी वंस अगेन। अच्छा, ये वेदर सिस्टम भी आयशा बड़ा अजीब सा था। ये एक लिनियर किस्म का वेदर सिस्टम था जो स्पैन कर रहा था 2-3 कंट्रीज में इकट्ठा, और पाकिस्तान भी उसमें था, साथ वाला इंडिया भी उसी में था, अफगानिस्तान के कुछ इलाके। अजीब इसलिए था कि पहले जब आते हैं तूफान या वेदर सिस्टम्स किसी जगह पे एंटर होते हैं तो दे आर नॉट ऑल दैट लिनियर रनिंग थ्रू पैरेलल लाइंस। वो इस तरह के वेदर सिस्टम्स नहीं आते। तो आई थिंक कि आज जो हमारे साथ इस सेक्शन में गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं अपना ये इंक्विजिटिव सवाल भी पूछ सकता हूँ। फॉर दोज ऑफ यू के जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, आप लोगों को जवाब नहीं मिलते। तो हमारे साथ इरफान बेग साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर NDMA, और हमारे पास फोरकास्टिंग के सवालात के तमाम तर जवाबात लेकर आज आए हैं। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, और गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मैं एक सवाल करना करें प्लीज। मैं ना, आप डायरेक्टर मेट हैं इरफान बेग साहब, आप अग्री करेंगे NDMA की फोरकास्ट से, पेशगोई से कि 31 मार्च से जो है ना वो बारिश हो सकती है? देखिए, ये वाला जो सिलसिला है, ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है ना, इसने बलूचिस्तान में एंटर हो चुका है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में इसने बारिश की है। आज शाम रात में ये मज़ीद बारिश करेगा। ये 26 की मॉर्निंग तक जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश करेगा, जिसमें हमारे जो भलाई इलाके हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी आज रात और कल सुबह जो है ना खिता पठोहार, और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, दीर, स्वात, कोहस्तान, और जो मगरबी पट्टी होगी, कोरम, और ये जो वजीरिस्तान के इलाके होंगे। इसके अलावा पेशावर में भी बारिश हो जाएगी। उसके बाद जो है ना एक ब्रेक है, 24 घंटे का ब्रेक आएगा, और उसके बाद दोबारा से ये सिस्टम जो एक्टिव होगा 28, 29 और 30 तारीख को। और उसमें जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पूरा पंजाब जो है, ऑलमोस्ट जो है पूरा पंजाब, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी होगी, कई इलाकों में क्लाउडी होगा, और जो शुमाली पंजाब के इलाके होंगे जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, इसके अलावा झेलम के इलाके होंगे, यहाँ पर बारिश होगी। और जो सिंध के इलाके होंगे वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात और कल सुबह जो है ना वो वहाँ पर भी बारिश एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये बारिश ऐसी ही हो सकती है जैसी हमने चंद दिन पहले देखी थी, क्योंकि तूफान आ गया था कराची में, तो और वहाँ पर तो माफ करे कुछ जो है ना लोगों की जानें भी गई हैं। क्या शिद्दत उतनी ही हो सकती है बारिश की कराची में स्पेशली? आपकी आवाज़ कट गई। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो बारिश की इंटेंसिटी है क्या वैसी ही हो सकती है कराची के अंदर जैसी चंद रोज़ पहले हमने देखी थी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था? देखिए, गो के ये वाला स्पेल उस जैसा नहीं है, ताहम ये हमारी जो मगरबी हवाओं का सिलसिला, क्योंकि ये आना है वेस्ट की तरफ से, और वेस्ट में ऑलरेडी जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वार्मिंग हुई है, क्योंकि वेस्ट के इलाकों में जो है ना वो जंग की कैफियत है, और जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म है। जब वार्म एटमॉस्फेयर कोल्ड एटमॉस्फेयर से मिलेगा तो इसमें शिद्दत की वैल्यू हो सकती है, लेकिन इस स्पेल में हम इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
बहुत कम है, ठीक है। वैसे जो लास्ट टाइम जो फोकास था उसके अंदर भी यही कहा गया था कि कराची में कम बारिश हो सकती है, लेकिन फिर बहुत तेज हो गई थी। लेट्स होप कि अगर तेज बारिश होनी भी है तो हमारी गवर्नमेंट और वहाँ की इंतजामिया, स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूँ, लोकल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार पहले से तैयार हो जाए। स्पेशली अगर हम बात करें जो बिल बोर्ड्स है ना, उनको उतरवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मौसम के बारे में अपडेट उन्होंने हमें दी है और इसके साथ साथ ये बताया कि तैयारी पकड़ लीजिए क्योंकि बारिश का एक और स्पेल आने के लिए तैयार है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हम, स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिक्स और इन तमाम हार्ड टॉपिक्स से रिलेटेड लेके आ रहे थे सेगमेंट्स, हमारे पास अभी वो सेगमेंट है कि जिस सेगमेंट के अंदर हम आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताने लगे हैं कि जो हर घर में हर इंसान का प्रॉब्लम बनी हुई है। और एक्चुअली इस छोटी एज में I don't know सबका है या नहीं है, लेकिन मेरा तो कंफर्म, मेरा भी है। ये ले जी, दो घरों के दो बंदे आपके सामने मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा था हर घर का मसला नहीं है, दैट इज हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस। अब हेयर थिनिंग और हेयर लॉस या हेयर लाइन का पीछे हटना सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि खवातीन में भी एक आम मसला बन चुका है। और आजकल हमारी बुरी डाइट कह लें या माहौलियाती तब्दीली या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, खसूसी तौर पे जल्दी बालों का सफेद होना। हाँ, ये वाली चीज़ मैं कहने लगी थी बिकॉज मेरी अपनी फैमिली के अंदर हमारे घर में कुछ बच्चे हैं, उनके मैं देख रही बाल इतनी जल्दी 11-12 और उनके बाल जो है सफेद होना शुरू हो गए हैं। वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे क्यों है, लेकिन हमारा आज फोकस जो है वो बालों की हेल्थ के मुतालिक तो है ही, हम जानेंगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं मुजम्मिल के, जनाब आप जो मर्जी कुछ कर लें, आपकी जीन्स का मसला है या आपकी बैड हेल्थ हैबिट्स हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं जिसकी वजह से आपके बाल ठीक होते ही नहीं हैं और इतनी ज़्यादा थिनिंग हो जाती है बालों की कि ना डॉक्टर भी ना हाथ खड़े कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद ये किया जाए कि एक हल मौजूद है, उसको कहा जाता है स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन या SMP। ये एक नया ट्रीटमेंट है और जब से मुझे पता चला है इसके बारे में तो वो मेरे जहन में बार बार एक बात आ रही है कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, क्योंकि ये एक ऐसा इल्यूजन आपके बालों के अंदर क्रिएट कर देता है कि आपके बाल चाहे ज़्यादा ना भी हों, लेकिन वो माइक्रोपिगमेंटेशन यानी कि स्मॉल डॉट्स की वजह से ना ऐसा लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा, यानी कि एक इल्यूजन ज़्यादा बालों का आप दे देता है वो। तो आज हमने करना है इसी को डिस्कस जनाब कि कैसे किया जा सकता है। अच्छा, हमारे साथ इस टाइम पे हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर रुमाना जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइज भी करती हैं। साथ हम लोगों के पास जो सवाल हैं वो अलोंग द लाइंस ऑफ इलाज, मुआलजा एंड क्रिएटिंग द इल्यूजन दैट यू हैव हेयर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? बड़े मस्त, बेहतरीन। ये बताएं, ये इल्यूजन तो नहीं है इस वक्त जो हम आपके बाल देख रहे हैं? असल है मेरे, आप चेक कर सकते हैं, असल है। असल है, ठीक है, क्योंकि हमें समटाइम्स इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये इल्यूजन जो है अब बाकायदा तौर पर हम कह सकते हैं प्रोफेशनली अवेलेबल है आपके क्लिनिक के ऊपर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज दिस? अच्छा, SMP जो है सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपने बालों का ख्याल रखें, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हैं आप अपनी डाइट अच्छी करें और अपना जो है रूटीन, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, अपना शैम्पू अच्छा करें, अपनी केयर करें। लेकिन ये है कि जब सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि बस अच्छा ठीक है अभी थोड़े बहुत गिर रहे हैं, चलो अभी तो हैं, अभी तो आ जाएंगे, अभी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब वो बिल्कुल उनका स्कैल्प नज़र आना शुरू हो जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा ये अब क्या होगा। तो फिर लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हम करा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग इतने सिंपल हैं कि उनको ये नहीं पता कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपके बालों पे कहीं तो बाल होने चाहिए जहाँ से कोई डोनर एरिया होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो कोई और डोनेट भी नहीं कर सकता आपको बाल? कोई और डोनेट भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब जो है अब आपके बाल भी नहीं है, डोनर एरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाल डोनेट करे तो क्या मेरे इतने हो जाएंगे? कोई नहीं, मेरे अपने इतने नहीं हो रहे, मतलब मेरे आपके कैसे हो? अच्छा, फिर तो ये है कि मतलब अगर आपका डोनर एरिया भी नहीं है, ठीक है, और आपको बहुत लेट आपको पता चला कि अच्छा ये तो इसके लिए डोनर एरिया भी चाहिए, और तो अब आपका स्कैल्प नजर आना शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे? तो अब इस पे आता है SMP, ठीक है। SMP यानी स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इसमें टाइनी डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं और छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाए जाते हैं। लाइक टैटू कर दिया जाता है आपके बालों में? टैटू से सिमिलर होता है, ठीक है। ये इससे इल्यूजन क्रिएट की जाती है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि इससे बाल निकल आएंगे। एक पेशेंट ने तो मुझे कहा था कि मेरे इतने लंबे लंबे बाल जरा ना इस पे तो मैं बड़ा हंसी, मैंने कहा इतने लंबे लंबे नहीं, इतना हो कि आपके अपने लगे ना, बट स्कैल्प नजर ना आए एटलीस्ट। हाँ, स्कैल्प नजर। अच्छा, इसके अंदर जो इंक्स यूज होती हैं वो इंक्स हेल्थ के लिए सेफ होती हैं? उन इंक्स में कोई क्वालिटीज आती हैं? वो किस तरह की इंक्स होती हैं?
अच्छा, इंक में जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं, और सेकंड ये कि एक और भी इससे क्वेश्चन जो है वो रेज़ होता है कि लोग कहते हैं कि ये हलाल है या ये हराम है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की इंक होती हैं, एक होती है परमानेंट, ठीक है, और एक होती है सेमी परमानेंट। मैं यूज़ करती हूँ सेमी परमानेंट, ठीक है। वो जो है वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाती है और उस पर आप टचअप करा सकते हैं, या डिपेंड करता है कितना फेड हो गया, कि ख़त्म ही हो गया या फेड हो गया, तो आप टचअप करा सकते हैं, सेशंस करा सकते हैं उसके ऊपर, तो वो हलाल होती है, ठीक है। और अगर वो परमानेंट है, जैसे कुछ लोग टैटू कराते हैं, वो लाइफ टाइम होता है, फिर उसको ख़त्म कराने के लिए लेट्स सपोज कि अगर आप तंग हो गए हैं, या जैसे वो बॉडी पे टैटू होता है, तो उस पे फिर आपको पिको लेज़र और इस तरह के सेशंस करा के उसको फेड करना उससे बाल तो खराब, वो हराम होती है। अच्छा, अच्छा, वो हराम, मैं वो यूज़ नहीं करती वैसे, क्योंकि ये होता है कि वो फेड हो जाती है, तो कौन सा इतनी जल्दी फेड हो जाती है। राइट कैंडिडेट, अगर किसी के बाल झड़ना शुरू हुए हैं एंड चांसेस हैं कि दोबारा से निकल आएंगे बाल, वो राइट कैंडिडेट है, या फिर जिनके झड़ चुके हैं और कोई उम्मीद बाकी नहीं है जिनके लिए, वो राइट कैंडिडेट? अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि हर किसी को खूबसूरत लगने का होता है, और आजकल जैसे कंपटीशन चल रहा होता है कि मतलब हर कोई बेस्ट लगना चाहता है, तो सबसे पहले ये है कि SMP दोनों के लिए होता है, फीमेल और मेल दोनों के लिए होता है। तो आपकी हेयर लाइन पीछे चली जाती है, ठीक है। लड़कियों का ये जैसे टेम्पल एरिया है, फ्रंट लाइन है, ये हो गया। लड़कों का क्राउन एरिया चला जाता है। तो अब ये है कि जैसे पहले होता था कि पूरे गंजे हो गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, उनमें उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन मतलब टेंशन तो है, लेकिन उनको पता है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। मैं आपको यहाँ पे पॉज कराना चाहूँगा। व्यूअर्स, आपने डॉक्टर साहिबा की एक बात पे गौर करना है। उन्होंने कहा पहले जैसे घूम रहे होते थे, कॉन्फिडेंट होते थे, गंजे हो गए, कोई मसला नहीं। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, अगर गंजे हो भी गए हैं। यू वर कंफर्टेबल इन योर स्किन बिफोर। मसला ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बड़ी सीरियस बात है, इसको वैसे हम मजाक में वो कर रहे हैं, बट अगेन अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं और अपने आप के लिए लगना चाहते हैं और किसी के प्रेशर में आकर नहीं करें, Wear your skin with pride। हमारे पास ऑप्शंस जो है ना वो मौजूद है। थोड़ा सा जरा हम इस पे भी बात कर लेते हैं, इज इट अफोर्डेबल? बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है? ये सब करवा सकते हैं? सब करवा सकते हैं, इतना महंगा नहीं है। और जैसे देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट भी लोग कराते हैं, और आजकल इतना कोई मुश्किल नहीं हो गया, सब लोग अपना खूबसूरती पे अपनी इस पे काम करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेस का कॉज भी बनता है, ठीक है। अगर आपके बाल जा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट, जैसे एक मेरे पास पेशेंट आए तो उनको एलोपेशिया था, ठीक है, तो उनके आईब्रो पे भी बाल नहीं थे, उनके आईलैशेस पे भी बाल नहीं थे, उनके फेस पे भी बाल नहीं थे, उनके सर पे भी बाल नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, वो आए मेरे पास बैठे और उन्होंने कैप यहाँ तक की हुई थी और वो ऊपर ही नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं थे, ठीक है। और इसी तरह स्ट्रेस में जब बंदा और ज़्यादा जाता है तो बाल और ज़्यादा गिरते हैं और आपकी हेल्थ डाउन होती है। अच्छा, एवरेज सेशन हाउ मच वुड इट कॉस्ट? या आपका जो क्या वो काम के उसके साथ होता है, पैच वर्क के साथ जी, पैच वर्क। अब देखें, अब जैसे इसका स्टार्टिंग जो है ना वो 20,000 से होता है, डिपेंड करता है पैच वर्क पे, ठीक है। अगर वो पैच वर्क है तो 20,000 से, देन अगर कुछ लोग आते हैं फिर फुल हेड का वो 20,000 ही होगा, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क पे, ठीक है। साथ साथ जो है ना वो थोड़ी सी हेयर हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं। बालों को गिरने से कैसे रोकें ताकि इसकी नौबत ही ना आए करवाने की? मुझे लगता है कि अभी आजकल तो सबको अवेयरनेस होती है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि आप जब आपके बाल हैं आप तभी से केयर करें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करें, ठीक है। ठंडे पानी से कोशिश करें, सर धोएं, और अच्छा शैम्पू यूज़ करें। ये नहीं कि बस ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैडम हम तो साबुन लगाते हैं और वही जो है ना सारा हम यूज़ कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा है कि आप अच्छा शैम्पू यूज़ कर लें। शैम्पू से फ़र्क पड़ता है रुमाना? बहुत फ़र्क पड़ता है, बालों की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। जो कंडीशनर होते हैं, मुझे ऐसा महसूस यूज़ करना ठीक है या नहीं? हाँ, कहीं पे कहते हैं कि जी वीक में 2 दफ़ा शैम्पू कर लें, बहुत है। उसमें ये होता है कि जब आपको जैसे स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो स्मेल आ रही है तो आप शैम्पू डेली यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको स्वेटिंग नहीं हो रही तो आप वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, 3 दफ़ा यूज़ करते हैं, पूरा वीक नहीं। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरी बात हो चुकी है पास्ट में, वो कहते हैं कि शैम्पू का काम एक है, दैट इज क्लीनिंग द स्कैल्प। यस, ठीक है, तो वो कोई भी शैम्पू कर सकता है, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिसएग्री करेंगे इस बात से? हाँ, वो इस वजह से कि कुछ शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सल्फेट फ्री होते हैं, जैसे कुछ मेडिकेटेड होते हैं, तो वो जितने अच्छे टाइप का अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं, जैसे अब आप कोई बहुत ही चीप प्राइस का शैम्पू यूज़ करते हैं, वो आप लगा के आपको फील हो रहा है कि आपके बालों का टेक्सचर हार्ड हो रहा है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि उससे बाल आपके गिरेंगे, ठीक है, उससे डैंड्रफ आएगी, उससे स्कैल्प जो है आपका ख़राब होगा, तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर आपके बाल भी गिरेंगे। डैंड्रफ में कितने टाइप ऑफ डैंड्रफ हैं कि जो हमारे कॉमनली सबसे कॉमन आपको नज़र आते हैं? क्या वो ये फंगस जिस तरह आपने बात कही है इससे रिलेटेड ज़्यादा हैं, या जो गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, या कौन सा डैंड्रफ है सबसे? डैंड्रफ जो है वो जैसे अब सर्दियों में होता है कि सब गर्म पानी से सर धो रहे होते हैं, तो डैंड्रफ जो है वो अगर आप उसको ट्रीट
ट्रीट नहीं करते तो वो ज़्यादा फिर जो है वो जाता है समझना, हेयर लॉस भी करता है, ठीक है, डैंड्रफ, और डैंड्रफ एक्नी भी करता है, ठीक है, आपका यहाँ पे एक्नी आना तो, और यहाँ पे आपकी नेक पे आना, तरीका डैंड्रफ को हटाने का। इसको करने के लिए ऑयलिंग कर सकते हैं आप। दूसरी बात है कि अगर आपको डैंड्रफ है ना, अगर ज़्यादा डैंड्रफ है, जैसे मुझे खुद भी सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, ठीक है, कुछ लोगों का स्कैल्प ऐसा होता है, कुछ लोगों का स्कैल्प नॉर्मल होता है, तो उस पर फिर आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो शैम्पू है वो आपको फिर यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर आपको उसको जो है अल्टरनेट डे पे यूज़ करते रहना है। यस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच रोमाना ये बताने के लिए हमें कि ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो भी अवेलेबल है। जनाब, अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, स्कैल्प बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई, जैसे कि मेरी नज़र आना शुरू हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली पिगमेंटेशन का जो ट्रीटमेंट है ना वो करवा लिया जाए। एंड अकॉर्डिंग टू रोमाना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 20,000 पर पैच तो आप करवा सकते हैं। मुझे भी सोचना पड़ेगा करवाना चाहिए या नहीं, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप देखने वालों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे इस सेगमेंट को। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।